अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया फिर से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया और आज उसका पहला अभियान शुरू भी हो गया। 6 स्थान चुने हैं देश के बड़े, जहां वो व्यापक प्रदर्शन करेंगे, राज्यों की राजधानियों में गिरफ्तारी देंगे, यानी सड़क को गरमाए रखेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। वो राज्य में घूम घूम कर कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल में नया वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब सवाल उठ रहा है कि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून, उसको भारत का कोई राज्य बाधित कर सकता है क्या? वहां प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा सकता है उसके लिए, नो एंट्री का? नहीं ना। लेकिन ममता जी हैं और बिहार में तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्योंकि अभी सरकार में नहीं, इसलिए नहीं फेंक पा रहे, लेकिन वो भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है, उसको भी समझ में आ रहा है कि इस वक्फ को सड़क पर खड़ा करने का जो अभियान चल रहा है उसको काउंटर करना जरूरी होगा। इसलिए भाजपा ने भी अपनी वर्कशॉप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ बैठे और मंथन किया, और भाजपा ने भी तय किया कि 200 जगह देश में पार्टी वक्फ से जुड़े विषयों पर चर्चा करेगी मुसलमानों के बीच जाकर। भाजपा जान रही है कि भड़काने वालों की कमी नहीं है, उसका काउंटर कैसे हो उसकी तरकीब खोजनी है। तो भाजपा ने ये तरकीब खोजी कि वर्कशॉप करिए, जगह जगह जाइए, मुसलमानों के बीच में जाइए और उनको बताइए। जो प्रधानमंत्री ने एक लाइन सेट की, एक टोन सेट की कि वक्फ के नए कानून के खिलाफ कौन? जमीन पर अतिक्रमण करने वाले, जमीन पर कब्जा करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले। गरीब मुसलमान नए वक्फ कानून से खुश है। भाजपा ने इस बात को प्रचारित किया क्योंकि उसको पता है कि पुराने वक्फ कानून में गरीब मुसलमान की कोई कहीं सुनवाई नहीं थी, उसकी कोई परिस्थिति नहीं थी। और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट है, वो अब सारी गतिविधियों के केंद्र में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट, दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं वहां लग गई हैं। खबर आ रही है कि 15 या 16 इसी महीने की 15 या 16 तारीख से सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करना शुरू करेगा, सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके। फिर बहुत कुछ इस बात पर टिकेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठा, यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है इस नए कानून पर। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। अभी तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अरशद मदनी के वकील साहब से बात करिए तो वो कहते हैं ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। और दूसरे पक्ष से
जुड़े वकीलों से बात करिए तो वो कहते हैं कि इस कानून को कहीं कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट केवल किसी भी नए कानून की संवैधानिकता को ही परख सकता है, संवैधानिकता को और प्रक्रिया को। कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, क्या उसका पालन हुआ? वक्फ के मामले में उत्तर है हां, हुआ। क्या ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है कानून? उत्तर है नहीं। भाजपा की दृष्टि से, विपक्ष की दृष्टि से संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को केवल इसी पर नजर दौड़ानी है, इसी बात पर फैसला देना होगा कि क्या नया वक्फ कानून संविधान का उल्लंघन है या संविधान के दायरे के भीतर रहे। अगर दायरे के भीतर है तो संसद के द्वारा पारित कानून में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करे, और अगर संविधान के बाहर है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्यायिक समीक्षा का। सब कुछ आकर इस पर टिक जाएगा। लेकिन दो रास्ते एक साथ चल रहे हैं, जैसे नदी के दो पार्ट होते हैं, दो किनारे, एक सड़क पर वक्फ कानून और दूसरा अदालत में वक्फ कानून। अब देखते हैं किस सड़क पर वक्फ कानून क्या शक्ल लेता है और अदालत में वक्फ कानून क्या शक्ल लेता है। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, अदालत के लिए भी, सड़क के लिए भी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी नए वक्फ कानून पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नए कानून के खिलाफ कमर कस ली है। बोर्ड ने 10 अप्रैल से लेकर फिलहाल 7 जुलाई तक देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। करीब 50 शहरों में होने वाले इस आंदोलन का मध्य प्रदेश के भोपाल से आगाज भी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर इस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस काले कानून को हम नहीं मानेंगे और अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और वक्फ की संपत्तियों को अतिक्रमण होने से बचाएगा। कानपुर सहित यूपी के 3 बड़े शहरों में भी ये शंखनाद होगा। जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जिला अधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बिगुल ने सियासी गलियारों का पारा भी बढ़ा दिया है। विपक्ष के कई दल भी इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। इधर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया तो उधर बीजेपी खेमे में भी वक्फ को लेकर नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्कशॉप शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिंतन मंथन में ये मंत्र दिया जाएगा। मुस्लिमों को वक्फ कानून समझाया जाएगा। कानून के खिलाफ विपक्ष की साजिशों को बताया जाएगा। इसी कड़ी में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी बीजेपी के साथ दिखाई दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी
जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। देश की पार्लियामेंट से वक्फ का कानून पास हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी के उस कानून के बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है और मंजूरी के बाद वो देश का कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। लेकिन जहां उस कानून का देश के आम गरीब, मुसलमान, पसमानदा, महिलाएं, खवातीन, अनाथ बच्चे जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे आज कुछ जगहों पे राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। बहरहाल वक्फ के नए कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अखाड़ा सजा है। नए कानून के खिलाफ 15 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। लिहाजा बिल पर चौतरफा बवाल में सवाल ये है कि इधर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, उधर बीजेपी का अपना अभियान, किधर जाएगा मुसलमान? बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। इधर भी मोर्चा, उधर भी मोर्चा, और बीच में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अलग। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। नसीम खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। नसीम खान साहब का स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी, अभी इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नीति शर्मा जी, हम देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि भाई हम 50 स्थानों पर बड़े प्रदर्शन करेंगे, देश के 50 बड़े शहरों में, हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, आदि आदि। एक बड़ा कार्यक्रम है। ममता जी कह रही हैं हम मानेंगे नहीं, इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को। सड़क पर भी उतर रहे हैं लोग और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि तमाम मुस्लिम तंजीमें खुलेआम माइक पर कह रही हैं कि हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं, मंजूर नहीं करते। अगर ऐसी ही स्थिति तब बन गई होती वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो नरसिंह राव लाए थे, तो इस देश का क्या हाल हुआ होता? अगर 80%, 85% आबादी इस देश की ऐसे ही सड़क पर उतर आई होती कि हम उस कानून को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते, वो संविधान विरोधी है, वो धर्म विरोधी, तब क्या होता? नीति शर्मा जी। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता, और क्या होता अमिताभ जी। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वक्फ बोर्ड खाली धार्मिक और एक संपत्तियों को एक्वायर करने वाला मुट्ठी भर लोग इसको केवल अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए और अपनी संपत्ति को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रकार 2014 चुनावों से पहले तब की प्रेजेंट सरकार ने जिस प्रकार आप किसी भी जमीन पे, और आप देखिए पराकाष्ठा तो ये है कि दावा भी किया संसद के ऊपर, दावा भी किया प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, कुंभ की जमीन पर आपका घर भी हो सकता है, किसी का भी घर का हो सकता है। किस प्रकार से इस कानून का मिसयूज किया गया केवल 20% की वोट बैंक को साधने के लिए। आज अगर ये नया अमेंडमेंट आया और सारे ही मुस्लिम भाई नहीं कर रहे हैं विरोध अमिताभ जी, जो मुस्लिम भाई गरीब थे, पसमानदा मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, आप जितनी महिलाएं जिनको इनके इसके जो कल्याणकारी नीतियों से दूर रखा गया, मुझे तो ये बता दें कि इस बोर्ड के माध्यम से कितने मुसलमान बहन भाइयों का कल्याण हुआ, कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने महिलाओं को आपने रोजगार सिखाया, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाई, कितने आपने इंजीनियर बच्चे बनाए, कितने आपने डॉक्टर्स बनाए। क्या आपने मुसलमान भाइयों बहनों की ये जमीन को उन्हीं के विकास के लिए, मैं कहती हूँ, आप छोड़ दीजिए हिंदुओं को, मेरे 20% मुसलमान बहन भाइयों का विकास किया नहीं किया। मुट्ठी भर सियासी लोग केवल अपनी संपत्ति को बनाते रहे और इसका मिसयूज करते रहे। आज वही लोग हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, अब मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं।
अजहरी साहब, तमाम मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में है कि हम इस कानून को नहीं मानते, और जिस संविधान की किताब को हाथ में लेके सब लोग चलते हैं आजकल, क्योंकि ये भी एक नई रवायत है कि संविधान की एक किताब छोटी वाली जेब में रखते हैं, उसी संविधान की ये मर्यादा है कि संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। नहीं, उसे मानने और ना मानने की मर्जी नहीं होती कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, थोड़ा आवाज उधर से बढ़वा दीजिए, आपका आवाज थोड़ा कम आया, लेकिन सुन लिया मैंने आपने क्या जी कहा। जी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अमिताभ जी को अपनी सहमति असहमति जताने का अधिकार है। कानून बनने से पहले ही तमाम लोग विरोध कर रहे थे, कानून बनने के बाद विरोध नहीं किया है, विरोध तो पहले से चला आ रहा। जब ये होल पीटा गया था कि हम वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ रहे हैं, वक्फ बिल लेके आ रहे हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए लेकर के आए, तभी तमाम उलमा ने, तमाम तहरीकों तंजीमों ने, जिनका अभी आप तस्करा कर रहे थे, उन सब लोगों ने पहले ही एक तो धरना प्रदर्शन तक कर दिया था, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके जता भी दिया था जंतर मंतर पे कि हम इसके विरोध में हैं। तो भरोसे में नहीं लिया सरकार ने किसी को, और सरकार के लोग जो ये कहते हैं, जैसे अभी शायद कोई बहन बोल रही थी कि वो मुसलमानों के लिए वो कॉलेज नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, उनके लिए फायदा नहीं हुआ, ये बात सही है। तकरीबन 23 साल से जफर अहमद फारूकी साहब उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, क्या किया उन्होंने? कोई पूछे योगी जी की सरकार में भी 8 साल से हुए हैं वो? जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय है चाहे केंद्र में है, वो सब सरकार के मातहत ही होते हैं पहले से ही। अब ये नई बात नहीं, नई बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारे जो हमारे अधिकार थे वो छीन लिए। वो डीएम को हम पे नियुक्त कर दिया गया, वो उन्होंने गैर मुस्लिमों को की शमूलियत उसमें जारी कर दी, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले पेश कर दिए जिससे कि उलमा को और तमाम मुसलमानों को, हमारे रहनुमाओं को ऐतराज है। तो ऐतराज होना कि ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। ठीक, अजहरी साहब जी, ऐतराज होना एक चीज है क्या? जी। और हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम ठुकराते हैं, हम उखाड़ के फेंकते हैं, ये मंजूर नहीं। ऐतराज ठीक है, और जब कानून नहीं बना था तो आपका धरना प्रदर्शन सिर माथे था, पूरा हक है लोकतंत्र में, धरना करो, प्रदर्शन करो, छत पे करो, जमीन पे करो, सब छूट है। लेकिन जब कानून बन जाए तो कानून की मर्यादा तो रखनी होगी ना। जब तक वो कानून है, ये अधिकार किसने दे दिया कि चांजा ताल ठोकेंगे? सुन ले। किसी के रिजेक्ट करने से, किसी के फेंकने से ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, ना ही वो फेंक जाएगा। अगर कोई मानता नहीं तो कोर्ट क्यों जाता? सुप्रीम कोर्ट गई है ना, टीवी कई लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं भाई। हाफिज भाई ठीक है, कल को फिर ये भी हो सकता है कि कोई कह देगा हम दंड विधान जो है भारत का वो नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं। तो क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? नहीं ना, गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे आप बताइए, कानून बनाया, हम उसका पहले से कर रहे हैं विरोध, हमारी संपत्तियों को छीनने का बना लिया कानून, और साहब अब और हम पे ला करके थोप दिया। जब हम पे थोपा है तो हम उसको मान जाए। वो कल को कह दे कि हमने कानून बना लिया, कुरान नहीं पढ़ोगे भारत में, तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे क्या? आप बताए ना, वो तो कोई कानून ला सकते हैं। हाफिज भाई उनके लिए रुकना होगा, मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। कुरान, शरिया और हदीस का मसला वक्फ से कुछ नहीं है लेना देना, ठीक? ये विशुद्ध जमीन के मैनेजमेंट का खेला है, ठीक? क्या इस कानून में ये बताया गया कि नमाज 3 ही बार पढ़ोगे कि 6 बार पढ़ोगे? नहीं। नमाज कैसे पढ़ोगे इस कानून में किसी ने हिमाकत की बताने की? नहीं। कौन सा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ोगे, कौन सी टोपी लगा के पढ़ोगे, इस पर कोई आजादी पूरी है? मस्जिद में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, इस पे आजादी है।
रोजा रखो नहीं रखो आजादी है, किसने कानून बनाया उन पर? इसको मजहब को बीच में क्यों लाए भाई हम? ये जमीन का खेल है, इसको बीच में कुरान मत लाइए और कुरान की आड़ में जमीन के खेल को ढकने की कोशिश भी मत करिए। कुरान तो सबके लिए पवित्र है और आप कैसे नमाज पढ़ें इस पर कोई सरकार निर्णय नहीं देती, न दे सकती है। लेकिन जमीन का खेल करेंगे तो फिर तो मौलाना साहब फिर तो टोका टाकी होगी। इतने वर्ष कर लिया, आपका थोड़ा रुक भी जाओ, कहां तक करोगे? अभी नहीं। नसीम खान साहब, लोकसभा और राज्यसभा में गांधी परिवार नहीं बोला वक्फ पर, ना प्रियंका जी राहुल जी लोकसभा में नहीं बोले और श्रीमती सोनिया जी राज्यसभा में नहीं बोली। उस पर चर्चा हुई, उस पर सवाल खड़ा किया हुआ देश में। प्रियंका जी वोटिंग में भी शामिल नहीं हुई, वक्फ को बचाने के लिए, नए कानून को गिराने के लिए लोकसभा में वोट देती तो कम से कम हाफिज नूर अहमद अजहरी को कुछ अच्छा लगता। वो वोट भी नहीं दी इनके हक में। गृहमंत्री इस बात को उठा रहे हैं अमित शाह, लेकिन उसके बाद शायद कांग्रेस मंत्री एक सेकंड, शायद सेकंड थॉट आया और साबरमती में राहुल गांधी ने वक्फ का मसला उठाया और कहा कि वो इस्लाम पर हमला है, धार्मिक विषय पर हमला है। ये बात लोकसभा में भाई बहन और राज्यसभा में श्रीमती गांधी कहते तो ज्यादा वजन नहीं होता। नसीम खान साहब, देखिए अमिताभ जी, भाजपा और या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी नहीं बोले हैं तो क्यों नहीं बोले, और राहुल गांधी बोलते तो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिमों के बारे में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करना चाहती है और उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि राहुल गांधी पर किसी भी स्थिति में सवाल खड़े किए जाए। रही बात वक्फ बिल पर बोलने की, देखिए राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से अपने अधिवेशन में ये कहा कि हम मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं तो हम पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा करके हमें राजनीतिक रूप से नुकसान करने की जो सरकारी पार्टी वो कोशिश करती है। लेकिन हम इस डर की वजह से हम अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम हर उस आदमी की आवाज उठाएंगे जो सरकार जिसके खिलाफ अन्याय कर रही हो, सरकार जिसकी आवाज को दबाना चाहती हो। ये स्पष्ट कांग्रेस का स्टैंड है। जहां तक सदन की बात है, अमिताभ जी, हमारे पास सदन में बोलने के लिए जिनके लिए बिल आ रहा था मुस्लिमों के लिए, वक्फ मुसलमानों का है और मुसलमानों की जमीन है। मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपने सोशल को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए अपनी जमीनों को अल्लाह के नाम पर दान देता है अपने लोगों के लिए। तो उस मुद्दे के लिए हमारे पास में लोकसभा में इमरान मसूद जैसे और दिगर, और हमारे पास और भी बहुत है, इमरान प्रतापगढ़ी है, डॉक्टर सईद नासिर साहब है, बहुत सारे हमारे पास बुद्धिजीवी ऐसे बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। जहां तक बात है कि आप जो बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि विरोध में केवल इसके 20% लोग हैं, 80% पसमानदा गरीब मुसलमानों के पक्ष में और वो मोदी के पक्ष में बोल रहा है। आप मुझे एक भीड़ दिखा दें, आज जितनी भी संस्थाएं मुसलमानों की इस देश के अंदर काम कर रही हैं, छोटी से लेकर और अमिताभ जी बहुत बड़ी संस्था तक, इतनी बड़ी संस्थाएं कि जो 10 लाख 50 लाख करोड़ आदमी एक आह्वान पे खड़ा कर देंगे, और ऐसी संस्थाएं जो 10 आदमी लेकर के अपने घर से पैदल दिल्ली के लिए निकल जाएंगी, वो सारी संस्थाएं इस बिल के विरोध में है। जहां जहां आज पूरे देश के अंदर विरोध हुआ वहां हुजूम में टेंट लगे हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस बिल के पक्ष में जहां जहां मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए मुसलमान दिखाई दिया है वो 10 से 15। और जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा आप क्यों आए, कि महंगाई के लिए आए, वक्फ क्या होता है, उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। देखिए, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को नहीं चाहता है और मोदी जी जबरदस्ती इस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अमिताभ जी, जो समाज बिल नहीं चाहता, जो समाज जिस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों आप जबरदस्ती उसको उस समाज के ऊपर लाद रहे हो? जहां तक विरोध की बात है, मुसलमान है तो आप विलन बना के खड़ा कर रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। क्या इस देश के किसानों ने, अमिताभ जी, विरोध नहीं किया था? बिल बनने के बाद विरोध नहीं किया था? क्या हिंदू किसान नहीं था? तब क्यों नहीं, तब क्यों विरोध की बात नहीं आई? और विरोध करना संवैधानिक, अमिताभ जी, विरोध करना संवैधानिक हर समाज के व्यक्ति का
दायित्व है संवैधानिक अहिंसक अहिंसक जिसमें हिंसा ना हो वो विरोध करना जायज है। ठीक है नसीम आप खान, बहस इस ठीक बात पे क्यों नहीं करते? ठीक है नसीम खान, अभी रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँ। नसीम भाई ने एक बात कही कि जिस समाज के लिए बिल आया है, कानून आया, वो समाज इसको नहीं मानता, तो क्यों जबरदस्ती थोपा गया? जबरदस्ती थोपा गया। उनके इसी शब्द को मैं उठा के 91-92 में ले जाके रख देता हूं। हिंदू समाज ने नरसिंह राव को चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ लोगों ने कि चाचा मेरे, तुम तुरंत प्रभाव से पूजा उपासना स्थल बिल ले आओ। चिट्ठी लिखी थी, टेलीफोन किए थे, तार किया था, कांग्रेस को किया था, गांधी परिवार को चिट्ठी लिखी थी कि तुम करवा दो। ये नरसिंह राव को की थी। किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था। जो जैसा है वो वैसे क्यों रहेगा? नहीं, अभी नहीं। जो जैसा है वो वैसा क्यों रहेगा? जो न्यायपूर्ण होगा वो रहेगा। मेरे मकान पर ये किसी ने कब्जा कर लिया, फिर कोई पंच आ जाए जो कहे नहीं अब जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैं कैसे मान लूंगा? जो न्याय होगा वैसा रहना चाहिए। मेरा मकान मेरे पास आना चाहिए, मेरा मंदिर मेरे पास आना चाहिए, मेरी मस्जिद मेरे पास आनी चाहिए। किसने कहा था? आज कांग्रेस कह रही है कि क्या मुसलमानों ने इनसे कहा था बिल लाओ? तो मैं पूछ रहा हूं, यही बात मैंने नीति से पूछी थी शुरुआत में, क्या हिंदुओं ने कहा था आपसे कि बिल लाओ मेरे भाई? कहा था? दिखा दो चिट्ठी पत्री। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ की भी चिट्ठी दिखा दो, हम मान लेंगे, चलो। नहीं ना, आपके मन में फितूर आया और आपके पास बहुमत था, आपने ठोक दिया। 80 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों के गले में वो कानून आप डाल के गए थे ना, तब याद नहीं आई जमहूरियत। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो जैसा है वैसे ही रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर न्याय क्या है अगर जो जैसा है वैसे रहेगा? जो न्यायपूर्ण हो, जिसका हक हो, उसका ही कब्जा हो। जैसा वैसे क्यों रहेगा? लेकिन कानून बना दिया। देश ने माना कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट, बोलो कुछ नहीं, केवल अयोध्या उससे बाहर है, बाकी सब उसके अंदर है। काशी भी, मथुरा भी सब अंदर हैं। तब हिंदुओं के पास ये अधिकार नहीं था जो आज मुस्लिम तंजीमें जो कहने कि हमारे पास अधिकार है, क्या हिंदुओं के पास नहीं था? और आज भी है अधिकार। मैं वही कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोगों में अगर हल्की सी भी हलचल हुई और उसका 1% आदमी भी सड़क पर उतरा तो क्या तस्वीर बनेगी? इस बात को भी ध्यान में हमको रखना चाहिए। रुक जाइए मौलाना साहब, 100 करोड़ में 1% भी उतरा अगर, तो 1 करोड़ आदमी होगा। ये ध्यान रखना चाहिए। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जिस मुसलमानों ने ये कानून मांगा नहीं, तो भाजपा इसको उनके ऊपर थोप क्यों रही है? रत्नाकर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही भैया। देखिए, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस मजहबी जिम्मेदारी की शुरुआत की थी और कुछ लोगों, चंद लोगों के हाथों में वक्फ बोर्ड का पूरा कंट्रोल दे दिया था और उसके माध्यम से ज़मीनों पे लैंड जिहाद का जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसको हटाने के लिए यह बिल लाया गया। और इनका कहना है कि नहीं चाहते थे बिल लाना। भैया, आपने 1995 में जो अमेंडमेंट किया वो संवैधानिक होता है। 2013 में जब अमेंडमेंट लाते हैं तब संवैधानिक होता है। लेकिन हम जब इस बिल के माध्यम से लोगों का भला करने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि असंवैधानिक है, इसको नहीं लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए था, मैं पूछना चाहता हूँ नसीम भाई से।
इसलिए नहीं लाना चाहिए था कि 500 की करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह में दे देना होता है, इसलिए नहीं लाना चाहिए था। 5 स्टार होटल 12,000 रुपए प्रति माह में दिया गया। सदन में भी अमित शाह जी ने बोला था, माननीय गृह मंत्री जी ने। क्यों नहीं लाना चाहिए था? करोड़ों की प्रॉपर्टियां 1 रुपया प्रति माह के किराए पे दे देना है, इसलिए नहीं लाना चाहिए था। तो इनका लॉजिक कहीं ना कहीं वह जो है पसमानदा मुसलमान भी समझ चुके हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कोई है आज के डेट में इस बिल का सबसे ज्यादा लाभार्थी है तो पसमानदा मुसलमान है, और बहुत खुश है वो तो जगह जगह पे निकल करके और थैंक यू मोदी जी और इस बिल के बारे में लोगों को बता रहा है। लेकिन रत्नाकर जी एक मिनट, लेकिन नसीम खान कह रहे हैं कि जो जिनको भाजपा बता रही है कि वो खुश है, बोले वो 10 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग। अब वो कह रहे विरोध करने वालों के साथ लाखों लोग हैं। रत्नाकर जी नहीं, शायद नसीम खान वो वीडियो देख रहे होंगे जो इनको व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है अमिताभ जी कि आज देश के पसमानदा मुसलमान हर वर्ग जो खुश है, और व्यक्तिगत लोग भी जो है सर्वे करते हैं और लोगों से मिलते हैं और पता चलता है कि इस बिल में कितने लोग समर्थक हैं और कितने लोग जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में अब दूसरा शाहीन बाग नहीं बनेगा। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे बैठे हैं जो जहर ई इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो जहर ई मतलब कहने का है, ऐसे लोग जो है समाज में जहर ही फैलाने का काम करते हैं। वो लोगों को सच बताने का काम नहीं करते हैं। अगर सच बता दें, 2-4 पॉइंट्स भी अगर बता दें, जहां तक मोटा मोटी आपने सुना होगा कि 2-3 पॉइंट्स में इन लोगों को ऑब्जेक्शन है कि गैर मुसलमान को जो है क्यों रखा, ये इस तरह के सिर्फ इनका विरोध है। तो और डीएम के आई क्यों पावर दिया गया, वो सारी चीजें, ये 1-2 जो है वो इनका विरोध है, और उसका भी तर्क है क्यों किया गया है, सदन में भी दिया गया है और मैं आपके समक्ष भी वो सारी चीजें रख सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो चीजें समाज के हित में हो रही हैं, जो पसमानदा मुसलमानों के हित में हो रही हैं, जो सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये जहर फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? जो संविधान ये कहता है कि संसद में कानून कोई बन गया है, उसका पूरे देश में वो लागू होगा, किसी भी राज्य में लागू होगा, वहां पे ममता बनर्जी ये असंवैधानिक बात क्यों कर रही है कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? और आपने देखा कि मुर्शिदाबाद जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे कितनी तेजी से हिंसा फैला, कितने लोग घायल हुए और हिंसा का शिकार बने। ये इन्हीं के जहर का ही तो परिणाम है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे, कूड़े में फेंक देंगे भाई। ओवैसी जी तो सदन में ही बिल को फाड़ देते हैं, काम खुद करते हैं ये असंवैधानिक, और आरोप लगाते हैं कि हम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट पे मुझे लग रहा है 12 से ज्यादा याचिकाएं जो है पहुंच गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे संसद के अनुच्छेद 32 में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी संसदन में कानून बनता है, उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट अगर ये पाता है कि अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तभी वह इस कानून को रद्द कर सकता है, अन्यथा वो सरकार के कानून को मान्यता देता है, जैसा कि उसने सीए में भी दिया, 370 में भी दिया, और 3 तलाक में भी देखा इन्होंने मुंह की खाई है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट तो जाते ही है और मुंह की खाकर चले आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति जा सकता है भाई, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप किस मंशा से और किस लिए जाते हैं ये जरूरी है। याकूब मेनन आतंकवादी को छुड़ाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये लोग भगवान राम को काल्पनिक बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो देश की जनता ये समझती है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो उसकी मंशा क्या है आपकी, ये देश की जनता आज समझ सकती है। मंशा दिख रही। मैं अजहरी साहब के पास आऊंगा, फिर नीति जी के पास। अजहरी साहब, कोई सरकार, कोई सूबाई हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि हम अपने यहाँ कानून लागू नहीं होने देंगे? ये कोई घर का खेल है क्या? पहले ऐसा बवाल जम्मू कश्मीर में था, 370 हट गए, अब वहां भी सीधा है। हिंदुस्तान का कोई सूबा ये कैसे कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की संसद के द्वारा पारित कानून को अपने यहां नहीं लागू होने देंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे? ये कोई बच्चों का खेल है क्या अजहरी साहब?
मेरे बाद भी आपने तकरीर की, नसीम भाई के बाद भी आपने तकरीर की, लेकिन आपने ये भाजपा के जो प्रवक्ता बोले इन्हें आपने कोई नसीहत नहीं की अपनी 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 तकरीर में। उन्हें भी दे देंगे नसीहत। पहले आपसे प्रश्न पूछ लें। जी जी, ये उन्हें भी नसीहत दे देंगे, आपके बाद उनको ही दे देंगे नसीहत, है ना? आपके बाद उनको ही नसीहत दे देंगे। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो हैं इनसे मैंने पूछा आपसे, कोई राज्य सरकार, एक मिनट अजहरी साहब, नो, कोई राज्य सरकार देश के कानून को अपने यहां लागू होने से रोक सकती है क्या? मैंने सिर्फ ये पूछा। देखिए सरकार क्या कर सकती है, वो जो ममता बनर्जी के बयान की शायद आप कर रहे हैं बात। जी हाँ, ममता बनर्जी के बयान की बात है। ममता बनर्जी के किसी प्रवक्ता से पूछें, वो लोग विधानसभा में करेंगे तय कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उन्होंने खुले हुए लफ्जों में वक्फ बिल समर्थन करने वालों के खिलाफ बोला है, हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि और जो भी हो, जिन लोगों ने भी ये जान करके भी, जिन पार्टियों के सदस्यों ने सदन में खड़े होकर के वो जानते थे कि हम हार जाएंगे, हम जीतेंगे नहीं क्योंकि बहुमत में नहीं है, और सत्ता और पावर और बहुमत का दुरुपयोग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग किसी हाल में मानने वाले नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन लोगों ने ये जानते थे कि हार जाएंगे लेकिन योद्धाओं की तरह जालिमों के सामने खड़े रहे। और सुने आप रत्नाकर जी, जहरीला कौन है, कभी जाइए गिरिराज सिंह को आप सुन लीजिए, जाइए नीतीश राणा के बारे में बोलिए, हिम्मत हो, अगर आप पे सीने में दम है तो आप जाइए। बहुत सारे भाजपा के और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेता रोज मुसलमानों को देते हैं गालियां। गाजी मियां की दरगाह पे जाकर के जो लोग भगवा झंडा लहरा रहे थे, कभी उनके लिए बोलिए आप। नूर अहमद अजहरी के लिए बोलना आसान है, क्योंकि हम जैसे लोगों को आप अगर गाली नहीं देंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। सिर्फ इसीलिए टीवी पर आपको बिठाया गया है कि आप मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को गाली दो। दूसरी बात यह है, अमिताभ जी, ठीक अजहरी, ये सुना, आखिरी बात कह लूं मैं, आखिरी बात एक मिनट रुकिए, उनकी बात जी जी। देखिए, जो जिस पार्टी की सरकार में हमें हमारी छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो, जिस पार्टी की सरकारों में हमें अगर मस्जिद के अंदर जगह ज्यादा हो गई है और हमने दो मिनट मैं आपको अवसर दूंगा, और अगर सड़क पर नमाज हमने पढ़ ली है तो साहब हम पे FIR होगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। नूर अहमद अजहरी, अभी रुकना होगा, अजहरी साहब अब रुकना होगा, आप यू मेड योर पॉइंट, अब रुक जाओ। रत्नाकर सिंह, हाफिज नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि इस सरकार में हमको अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और किस कानून के तहत है? रत्नाकर सिंह, देखिए अमिताभ जी, मैंने आपका सवाल थोड़े आपसे ज्यादा कड़े अंदाज में पूछ लिया ताकि आपको तकलीफ ना हो अजहरी साहब। जी, तबीयत ठीक रहे। और जहर अभी ये कह रहे थे कैसा झूठ फैलाने का काम कर रहे थे कि इस सरकार में छतों के ऊपर जो है नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। और ये जहर आपको पीना पड़ेगा। अरे सुन तो लीजिए, अभी आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। अरे संबल में मस्जिद के जो भी ये ऐसा गाइडलाइन दिया गया है अमिताभ जी, जिसमें जो भी ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसके आस-पास में 50 मीटर के दायरे में बात जहर तक आ गई है। जी बोलो भैया। देखिए, मैं वही जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो भी ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसके आसपास जो घर बना हुआ है उसके 50-100 मीटर के दायरे में ही सिर्फ नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए नहीं दी गई है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दी गई है। आप ये सत्ता और पावर का दुरुपयोग नहीं है, झूठ फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? सुनो, ये जिसको आप जहरीला बोल रहे हो, ये जहर है, ये जहर आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आपने जुल्म किया है, आपने सत्ता और पावर का दुरुपयोग किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। सरकार ने आप एक समुदाय को बहुमत और ताकत के बल पर टारगेट करोगे आप, और हम लोग कमरों में बैठकर आपको देखते रहेंगे। हम देखने वाले नहीं है। जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी तो निकलेगा।
और दूसरी जो ये बड़ा हिमायती बन रहे हैं अभी। अरे भाई साहब सुनिए, हिमायती ये आपकी ही हम कौम देश है, के थे ये हैं, आपकी रहेंगे। कौम है जो हम ही हैं जो कश्मीर 50,000 से लेकर ज्यादा कन्याकुमारी तक और पासना तालीम विदेशी हाफिजों कारियों ने इसी मुल्क की आबियारी के लिए जान दी। उस वक्त भी आपके लोग अंग्रेजों के साथ के साथ में थे और हमारे लोग देश के साथ में थे। देश के गद्दार आप हो, मुसलमान नहीं है। कौम है जो हमारे रामनवमी पे अंग्रेजों के तलबे चाटने वाले हमें नसीहत करने के लायक नहीं है। और ये आपकी ही कौम है जो हनुमान जयंती का जब जुलूस निकलता है अंग्रेजों की तलवारीगिरी करने से पत्थरबाजी करते हैं। आप खुद के हमारे मौलाना फजले खैराबादी थे, कैसा है एक दूसरे का लड़ाने वाला है, आज ये ताजिया निकला है, हमने कभी पथराव किया है आपके ऊपर? ये बता दीजिए, हमने कभी ताजिया में पथराव किया है आपके ऊपर? लेकिन आप लोग हमारे रामनवमी पे, हमारे शोभा यात्रा पे, हमारे हनुमान जयंती पे आप लोग जरूर पथराव करेंगे। क्यों? यही चीजें दिखाती है आपके कितना नफरत भरा हुआ है आप लोगों का हमारे प्रति। और इसी नफरत को खत्म करने के लिए आप जैसे और जहरी लोगों के नफरती बयान की वजह से हिंसा फैलती है। मुर्शिदाबाद में क्यों दंगा भड़का भाई? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्योंकि आप लोग वहाँ पे बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को पा करके आप लोगों ने दंगा फैलाया, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, आप लोगों की ऊपर ममता सरकार का हाथ है। अगर वही भाजपा की सरकार अभी तो धक्का नहीं फैला पाती, इस तरह से मनमाना नहीं कर पाते, कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों की मंशा दिखती है यहाँ पे। आप लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है हिंदू समाज के प्रति, वो दिखता है। आप लोग आतंकवादियों की जयकार करते हैं, आप लोग हमारे जुलूस में पथराव करते हैं, हमारे रत्नाकर जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अजहरी साहब को भी रोकूंगा, रत्नाकर जी को भी रोकूंगा, नीति जी के पास चलूंगा। नीति जी, अजहरी साहब कह रहे हैं ये जहर तो पीना पड़ेगा, बात यहां तक पहुंच गई, बोले जहर तो पीना पड़ेगा, असमें चाहे बस में नहीं। हम तो सोच रहे थे वक्फ का ही मामला, ये तो जहर तक चला गया मामला, वक्फ तो पीछे छूट गया, अब तो जहर का मामला आ गया, बोले एक एक गिलास जहर सबको दो। दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है रूह अफ़ज़ा बटेगा जी। अमिताभ जी, ना तो ये मुसलमानों का कानून है ना हिंदुओं का कानून है, ये राष्ट्र का कानून है। पहले ये चीज समझने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र के हित का कानून है, राष्ट्र की जमीन को संरक्षण देने का कानून है, राष्ट्र के हितों को संरक्षण। अमित शाह जी से कहलवाइए, कहाँ हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है, एक रिलीजियस ट्रस्ट है, मान लेते हैं कि रिलीजियस ट्रस्ट है, एक विशेष धर्म के, वहां पे उस धर्म के लोग अनुयायी होने चाहिए। लेकिन चैरिटेबल जो कमिश्नर है, जो व्यवस्थाओं को देखता है, जो कहता है कि मुझको पेपर्स दिखाइए, ऑडिट दिखाइए, मुझे बताइए, ये थोड़ी ना कि संसद में, अरे बाबा 1947 में बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, और एक क्षेत्रफल आपने पाकिस्तान के नाम पे एक मुसलमान समाज को दे दिया था। उसके बाद ये कहां से आ रही है? जब मुसलमान इतना गरीब है तो मुझे तो ये नहीं समझ आता, सबसे बड़ा एसेट तो जमीन होता है ना अमिताभ जी, जिसके पास ज्यादा जमीन है उतना अमीर आदमी है। जब आप इतने गरीब हैं तो ये जमीनें कहां से आ रही हैं आपके पास? अरे आपकी जमीन है ही नहीं, ये राष्ट्र की जमीन है। हाथ लगाएंगे संसद आपका, आप हाथ लगाएंगे प्रधानमंत्री आवास आपका, दे देंगे, घर में बैठे हुए देने के लिए आ जाओ, छीन लो हमारी दरगाहों को, मस्जिदों को, गुजावा पे, सब आपका है, सब कुछ नहीं है जी। आ रहे हैं नसीम भाई, आपके पास आ रहे हैं, सब आपका है, सब आपका है, हमारे पास कुछ नहीं है। आ रहे हैं नसीम भाई, आपके पास आ रहे हैं, छीन लो, घर आके आ जाओ, घर हमारे भाई। नीति जी और नसीम भाई दोनों को दिखाइए, नसीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नीति जी और नसीम भाई। मैं मुझे साथ मत दिखाइए, मुझे अकेला बोलने दीजिए, मुझे अकेला बोलने दीजिए। कैसे बोलेंगे आप? महिलाओं को बोलने का अधिकार कैसे छीनेंगे? अमिताभ जी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, इस देश में आग मत लगाइए। वो अपनी बात कह ले, तब आप अपनी बात कह लेना। ये गलत बात नहीं मैडम, ये जानकारी नहीं है, इनके बाप की जमीन नहीं है, ये मुसलमानों की जमीन है, इनके बाप दादा की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन नहीं है, ये गलत बोल रही है बात करके, ये मुसलमानों की जमीन है, ये बाप दादा की जमीन नहीं है, ये देश की जमीन नहीं है, गलत बोल रही है, गुमराह कर रही है। जमीनों को आप हड़प रहे हैं,
जमीन कम दी थी क्या पाकिस्तान को? जमीनें लेकर बैठे हुए थे और उसके बाद के तहत ही काम हो रहा है। सबसे बड़ी जमीन यूपी के पास है, यूपी में दंगे हो रहे हैं, नहीं हो रही, लेकिन वेस्ट बंगाल में वोट बैंक को साधने के लिए देखिए किस प्रकार से मुशीराबाद धूम हो रहा है। हम लोग केवल मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके अपनी सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र की जमीन है, किसी हिंदू या मुसलमान की जमीन नहीं है। हिंदू मुसलमान करना बंद कर दिया। ये राष्ट्र की जमीन है, राष्ट्र के विकास के लिए हर राष्ट्र के 140 करोड़ जनता के कल्याण के लिए लगेगी। इसको अपनी जमीन बोलना, राष्ट्र की जमीन आपकी जमीन नहीं हो सकती, मेरी भी नहीं हो सकती, वो राष्ट्र की है। आप लोग केवल हिंदू मुसलमान करके राष्ट्र के हित की अभियान कर रहे हैं, राष्ट्र के लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। बोलना है तो वक्त वोट कानून क्यों लेकर आए थे? क्यों आपने अपनी जमीन पे हाथ लगा तो बिना कागज के? कागज का है, अगर जमीन आपकी है तो बताइए। आपके घर में आके मैं बोलूं कि ये तो घर मेरा सर करूं, मैं बोर्ड बना रखा था। आज आप जो ऑडिट से आपको पेपर दिखाओ, उसके बाद आप बोलेंगे कि जमीन आपकी है। मंदिर आपके, गाँव आपके, तो पूरा देश आपका नाम कर देंगे। कैसे नहीं, तो जमीनें कैसे आपकी हो गई? इस प्रकार से आपने गरीब मुसलमानों को, माइनॉरिटी जो आपके अंदर माइनॉरिटी है, उनका हक छीना है। क्या मदद किया है आपने वक्त बोर्ड के माध्यम से? मुझे बताइए। माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज, यानी कि मुसलमान महिलाएं क्या किया है? 3 तलाक से आजादी दी है मुसलमानों बहनों को अभिशाप से। आप लोगों के लिए हज यात्रा कराई है। राष्ट्र में जितनी भी पॉलिसियां हैं, प्रधानमंत्री आवास, जसोदा बहन को न्याय दिलवाइए, जसोदा बहन को 25,000 पहुंचाइए। चलिए इक्वल राइट से आप देखिएगा डेटा, तो मुसलमान भाई बहन ज्यादा उसको प्रिवेल कर रहे हैं। सारी पॉलिसियां बिना किसी धर्म को, किसी जाति को, बिना किसी क्षेत्र का किए बगैर समान भावना के साथ देश में बांटी जा रही है। आप देश को बांटने का प्रयास करते हैं और मैं दोनों को रोकूंगा, नसीम भाई को भी रोकूंगा, डॉक्टर नीति जी को भी रोकूंगा, रत्नाकर जी के पास चलूंगा। एक प्रसंग, अब रुक जाओ नसीम भाई, रुको। एक प्रसंग मुझे याद आया, रुक जाओ भाई। एक प्रसंग मुझे याद आ गया। जमीन किसकी है ये तो कोर्ट बताएगा, मैं या चकबंदी वाला तहसीलदार बताए, मैं तो क्या ना राजस्व का अधिकारी हूँ ना कोर्ट हूँ। लेकिन एक प्रसंग याद आ गया, अभी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जनता के लिए उसको याद रखना जरूरी है। संभल में एक वक्फनामा पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में। सब लोग धैर्य से सुनेंगे, मेरी गुजारिश है। संभल शहर 5 स्क्वायर किलोमीटर का है और उसमें वक्फ कर दी गई जमीन 7 स्क्वायर किलोमीटर। क्या जितना शहर का रकबा नहीं उससे ज्यादा की, और किसी अब्दुल समद के अरबी में दस्तखत, बोले अब्दुल समद ने कर दी, जमीन हमारी है। डीएम को शक हुआ कि इतना, आजरी साहब अब नहीं आ पाएंगे पास, डीएम को शक हुआ कि इतना रईस आदमी तो नवाब हैदराबाद की तरह से होता, इसका तो इतिहास में जिक्र होता कि संभल में कहां चुपचाप पड़ा रहा। बाजिद अली शाह के बराबर का है जो 7 वर्ग किलोमीटर दान कर दिया। डीएम ने कहा था जांच करा लो, जांच में निकला टाई फिस, बोले एफआईआर कराओ। उनके नाती पोते गिरे आके बोले हुजूर माई बाप बख्श दो, हम तो खुद रेड़ी लगा के जीवन पाल रहे हैं, हमारे पास कहां जमीन रखी जो हम वक्फ कर देंगे। तब उनको क्षमा मिली। अंडा बेचने वाला 4 किलोमीटर दान कर दिया, मूंगफली बेचने वाला 10 एकड़ दान कर दिया। अरे भाई साहब यहां LIG मकान बनवाने को जमीन नहीं मिल रही आदमी को। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। आप कहो हम गरीब भी हैं और फिर कहो हमने लाखों एकड़ जमीन दान कर दी। रुपया पैसा दान करो तो मान भी सकते हैं गरीब हो सकते हो, फिर भी रुपया दान कर दिया। जमीन तो अच्छे नहीं दान कर पा रहे बड़े बड़े, और अगर आप अपने को मुगल आजम समझ रहे हो तो फिर गलतफहमी है ना। मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए, इसलिए आप उस चक्कर में ना पड़ो कि वो जमीन हमारी थी ना। मुगलों को हमने भगाया तो मुगलों के सारे राइट खत्म, ठीक। अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों के सारे हक खत्म। अब ये जमीन भारत की है, ना मुगल की, ना अंग्रेज की, ना औरंगजेब की, ना गाजी सालार की। ये जान लो, भारत की जमीन है, ना अकबर की, ना बाबर की, ना हुमायूं की, किसी की नहीं है। इस गलत फहमी से सब लोग तुरंत निकल आओ भैया, ये विषय नहीं चलेगा इसे। रत्नाकर जी,
नासिर भाई कह रहे थे, नहीं नसीम भाई कह रहे थे कि ये ज़मीन न हमारी है, न देश की है, न सरकार की है, मुसलमान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 9 लाख एकड़ कितनी ज़मीन, क्या आंकड़ा है जो इसका, इतनी ज़मीन अगर दान कर दी तो सच्चर कमेटी झूठी है फिर तो, जो ये कहती थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान अभी भी गुर्बत में है, गरीबी में है। इतनी जमीन दान करने वाला गरीब कैसे हो सकता है? दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, अभी हमारे मित्र जो है नसीम भाई कह रहे थे हमारी जमीन, छाती ठोक ठोक कह रहे थे हमारी जमीन हमारी जमीन। भैया आपकी जमीन है, राष्ट्र की जमीन है, देश की जमीन है, ये तो कानून सब तय कर देगा। और जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे अमिताभ जी, उन्होंने सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पेश किया। उन्होंने कहा कि जब हम जेपीसी का गठन किए और जब आंकड़े हमारे पास लोग लेकर आ रहे थे, तो ये आंकड़ा मिला हमें कि उत्तर प्रदेश की जो वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन कहीं पे है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 78% जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से कब्जा किया है। तो ये इनकी जमीनें हैं कि सरकार की जमीनें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने असीमित अधिकार दे दिए, उसकी वजह से ये सरकारी जमीनों को भी अपनी जमीनें बताने का काम जो है ये कर रहे हैं। और देखिए अमिताभ जी, ये इन्होंने 2013 में किस तरह से, आपने कहा ना कि जमीनें जो दोगुनी हो गई 13-14 साल में। 1950 में 52,000 एकड़ सिर्फ वक्फ की जमीनें थी पूरे देश में, और 2025 में ये 2009 में 4 लाख एकड़ हुई, 2014 में 6 लाख एकड़ हुई, 2025 में 9.5 लाख एकड़ हो गई। मतलब 14 साल में ये दोगुनी हो गई। तो ये किस तरह से दोगुनी हो गई? इस तरह से दोगुनी हुई कि कांग्रेस पार्टी ने जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, उसकी वजह से इनको फ्री हैंड मिल गया कि जहां भी रुमाल रख दो, जहां भी झंडा गाड़ दो, वो जमीन तुम्हारी। ऐसे ऐसे क्लॉज ला दिए। तो भैया इस तरह का अगर आप करते जाएंगे, और आपने देखा कि सदन में भी चर्चा हुआ था कि संसद को भी इन्होंने अपना दावा ठोका है, किस तरह से एयरपोर्ट पे भी दावा ठोका, ईडन गार्डन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, कर्नाटक के कई गांव, तमाम ये आंकड़े सब आए, सदन में भी पेश हुए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इन्होंने अनैतिक और अनाधिकृत रूप से जो है सरकारी जमीनों को हड़पा है, जिसको ये कहते हैं हमारी जमीनें हमारी जमीनें। कागज है भैया तो दिखा दो हमारी जमीनें, कागज ही तो हम मांग रहे हैं। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेपर, अगर डीएम समय कम है, मैं सिर्फ 30 सेकंड नसीम खान को दूंगा, बिल्कुल समय। नसीम भाई 30 सेकंड। देखिए अमिताभ जी, लोकसभा में हुई बहस और टेलीविजन डिबेट में हुई बहस, भाजपा में दोनों में क्लेश है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि वक्फ ने जमीनें अवैध घेर रखी, उसको सरकार की जमीन है, हम उस जमीन को अपने अधिग्रहण करेंगे, अपने पास लेंगे। ये कहा कि एक तबके ने, मुसलमानों ने छोटे तबके की जमीनें घेर रखी है, हम इसको लेकर के गरीब मुसलमानों को बांटेंगे। ये बात कही। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की जमीन को घेर रखा है। दूसरी चीज, आपने जो एक दबी जुबान में धमकी दी है कि 100 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएगा, तो क्या होगा? तो ये मुगालदा ना पाले अमिताभ जी, 100 करोड़ लोग आत्मा के साथ है। शिवसेना ने इस बिल के खिलाफ विरोध में वोट दिया। ठीक है नसीम खान, अब आगे बढ़ा, हमने 30 सेकंड दिए थे, अब रुक जाओ, अब भाई रुक जाइए, अब रुक जाइए नसीम खान, अब रुक जाइए, धैर्य धारण करिए। कि इतनी सी बात कही जा रही है। मान लो अजहरी साहब ने कहा कि मेरे अब्बा ने ये 1000 एकड़ जमीन दान की थी मुरादाबाद में, मान लो ऐसा बोले, तो इतना ही तो कहा जा रहा है कि अब्बा हुजूर के पास 1000 एकड़ जमीन कहां से आई थी, ये पता लगाया जाएगा, अब्बा हुजूर की माली हालत क्या थी, इतनी तो बात कही जा रही है। इसमें क्या सब लोग बिल ला रहे हो, हाय तो वो मची हुई है। अरे भाई, कल को कोई खड़ा होकर कह देगा कि हमने कनाडा अमेरिका को वक्फ लिख दिया, कोई तमाशा है क्या? इस कानून में यही तो स्थापित किया गया है कि दान वही दे सकता है जिसका मालिकाना हक हो संपत्ति पर, और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी, इसमें क्या समस्या है?
ग्राम पंचायत की जमीन, नगर पालिका की जमीन, इसकी जांच तो कलेक्टर करेगा। इसी को तो आदेशित किया गया है कि कलेक्टर जांच करेंगे। और नसीम भाई ने शायद बिल में कुछ कंफ्यूजन देख लिया होगा, मैं स्पष्ट कर दूं, जो बिल कानून बना है उसमें व्यवस्था यह है, जो संपत्ति, मेरे शब्द को गौर से सुनिएगा, उसमें भ्रम में मत पड़ेगा, नुकसान होगा। जो संपत्ति राजस्व के रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज नहीं है, उन सब संपत्तियों की जांच होगी कि वो संपत्ति कहां से आई, ये जान लीजिए। जो वक्फ के नाम से दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, मुतवल्ली के डायरी में नहीं। मुतवल्ली ने तो संसद भी लिख रखी है अपनी डायरी में, उसको कौन पूछेगा? उसकी डायरी से कुछ लेना देना नहीं होना। अब राय रत्ती, राजस्व के रिकॉर्ड में क्या है? जहां राजस्व के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति दर्ज है वहां सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन राजस्व के रिकॉर्ड में नहीं है, मौलाना साहब की डायरी में है, तो कागज दिखाना होगा हर सूरत में। कागज दिखाए बिना जमीन वापस चली जाएगी सरकार के पास। इज दैट क्लियर? और एक बात कह दूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, मैंने कहा कि जरा इसका मैं भी पता कर लूं। लोगों ने कहा कि झूठे बोल रहे हैं, कानून लाए। हाई कोर्ट में तो पहले भी लोग जाते थे वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ, मुकदमों की संख्या बता दी लोगों ने। हाँ, कुछ लोग चुप भी हो गए डर के मारे, बोले हाँ यार ये तो सही कह रहे। मैंने कहा ना ऐसा नहीं, इसकी विवेचना कर लूं। विवेचना मालूम क्या निकला? पहले ये व्यवस्था थी, हाई कोर्ट जब आप जाएंगे तो हाई कोर्ट केवल इतना देख सकता है, सिर्फ इतना देख सकता है कि ट्रिब्यूनल ने प्रक्रिया सही अपनाई कि नहीं। ट्रिब्यूनल के फैसले पर हाई कोर्ट कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता। अब जो कानून आया है उसमें यही ताकत दी गई है कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले पर भी समीक्षा कर सकता है, फैसले को बहाल रख सकता, फैसले को पलट सकता है। क्यों नहीं? हाई कोर्ट को ताकत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आप कोर्ट भी, आप पार्लियामेंट भी, सबके अधिकार अपने और राजस्व के अधिकार सब अपनी जेब में रखना चाहते हैं सब लोग। और रत्नाकर सिंह अभी कह रहे थे कि 14 साल में दूनी हो गई जमीन। एक बात तय कर लें अजहरी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, ये सब लोग तय कर लें, बैठ के एक मीटिंग कर लें, गो चुपचाप। या तो ये ना कहो कि मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है, और अगर मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा था तो ये जमीन 14 साल में दूनी कैसे हो गई? अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, जिले इलाही मां बदौलत कोई है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? कौन दान कर रहा है? लखनऊ में कौन इतना बड़ा आदमी है जो 10, 20, 50 एकड़ दान दे जाए? कहां से आ रही है जमीन? अब बस जहां से आ रही है वही खोजना कानून का काम है। इसमें नाराजगी क्यों? अगर आप मालिक हैं जमीन के ईमानदारी से और आपने वक्फ की है तो मूंछों पे ताव दे के ठाठ से रहिए, जमीन कहीं नहीं जाती। वक्फ की जमीन वक्फ की ही रहेगी जो राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है और देने वाला वैलिड आदमी है, उसके पास उसका हक था संपत्ति का। इसके अलावा नसीम भाई, इस कानून को जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कहता हूं, इसके अलावा किसी भी विधि से ढंग से वक्फ में आई जमीन वापस जा सकती है, ये तय जान लीजिए। चाहे प्रदर्शन कितना भी हो, हंगामा कितना भी हो, कानून ये कहता है अगर आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी सी बात, आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। मालिक हैं ये सिद्ध कर दीजिए तो दान दे दीजिए। मालिक नहीं है तो दान नहीं दे सकते, सिर्फ इतने की पड़ताल होगी। इसमें काहे की नाराजगी? अगर हजारी साहब ने अपने खरीदी हुई जमीन में से 10 एकड़ दान कर दी तो कोई कैसे रोक सकता है इनको? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आस पड़ोस की जमीन दान कर दे, वक्फ कर देंगे तो बवाल होगा। अब
वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, सरल भाषा में वक्फ का नया कानून यही कहता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका